आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने कम्प्लीटली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ख़त्म कर दिया था और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो हमारा पिछला वाला क्लास था वो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। F=ma कैसे आता है यही हम लोग ने देख लिया था। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा था उसमें। हालांकि यदि वो एग्जाम में आए तो उसको उसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने ना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके वो चीज़ बताया आप लोगों को। तो बेसिकली कहा जाए तो पिछले वाले क्लास तक हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका था कम्प्लीटली, लेकिन आज हम लोगों को शुरू करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप इसको सिंपली थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले ना आपके एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा, मतलब कि आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा। उसमें ये कहा गया है कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो अपने आप में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी इंक्लूड किए हुए हैं अपने आप में। मतलब ये हो गया कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में हम लोगों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या ऐसा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कुछ ऐसा? नहीं, आज अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हम लोगों ने केवल क्या पढ़ा कि हाँ न्यूटन का सेकेंड लॉ जैसा कुछ चीज़ होता है, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, समझा, हर चीज़ हम लोगों ने देख लिया। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी उसमें शामिल है, इंक्लूड किया हुआ है पहले से। हालांकि हम लोगों को वो दिखता नहीं है, लेकिन वो है। कैसे है आज हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो कई बार ना ये चीज़ आपको एक क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन आप बना लीजिएगा कि प्रूव दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन includes first law of motion। ये मतलब कि अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में टॉपिक में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, टॉपिक वाइज वो अंदर में ही छोटा सा कुछ 2-3 लाइन में ये बात कहा गया है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? मतलब कि इससे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे इंक्लूड किया हुआ है। तो यही आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ हम लोग आज कंप्लीटली देखने वाले हैं। इसका पहले छोटा सा एक प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शुरू करेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, हालांकि ये चीज़ आपको ना जल्दी दिखेगा नहीं एनसीईआरटी में, आप ऐसे देखेंगे कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में ही उसका फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है। चलिए अब इसको समझने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमको चलना पड़ेगा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। उसमें क्या था? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सिंपली ये कहता था कि जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस फोर्स बाहर से अप्लाई ना कर दिया जाए, तब तक। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा वो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यही हमारा कहलाता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे ना कुछ बातें हम आपको कनेक्ट करवाना चाहते हैं, वो जरा समझिए क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि यदि मैं बात करूं न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसका मतलब बताइए, यदि मेरा बॉडी, आप कुछ देर के लिए एज्यूम कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम रेस्ट में हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। इसका मतलब बताइए कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या था? रेस्ट, मतलब कि 0, और मेरा फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? रेस्ट, यानी कि दोबारा 0। मतलब कि हम यदि रेस्ट में हैं तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का तो यहाँ पे बात ही नहीं है। यदि होगा भी तो कितना होगा? 0 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आप शुरुआत में किस स्पीड से जा रहे थे, हम तो जा ही नहीं रहे भाई, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? 0। और मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो भी 0 है, क्योंकि हम तो मूव कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब यदि मेरा बॉडी रेस्ट में है, यदि मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। 0 का मतलब दोनों क्या हो गया? बराबर। जितना इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कि दोनों 0 0 के बराबर है। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या ये कह सकते हैं
कि जो हमारा u है वो v के बराबर है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब 0, क्योंकि दोनों अभी फिलहाल कितना है, 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं ना। वही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब रेस्ट वाला आपने एग्जाम्पल तो समझ लिया, अब मोशन वाला समझिए। मोशन वाला में क्या होता है, मोशन वाले में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो मेरे बॉडी में मोशन है, और हम मोशन में है तो हम किस में रहना चाहेंगे, मोशन में ही रहना चाहेंगे। इसका मतलब क्या कभी भी मेरा वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं होगा। यदि मेरा इनिशियल वेलोसिटी इस हिसाब से है तो फाइनल वेलोसिटी भी इसी हिसाब से रहेगा, क्योंकि हम मोशन में है तो भाई मोशन में ही रहना चाहेंगे, कभी अपना पोजीशन चेंज करना नहीं चाहेंगे न्यूटन के हिसाब से। तो जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है मोशन में, वही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम अपना पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहे हैं, हम मोशन में थे पहले भी और बाद में भी मोशन में ही रहना चाहेंगे। इसका मतलब कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी ही मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। तो क्या दोनों केस में, रेस्ट वाले में भी और मोशन वाले दोनों में, क्या u और v के बराबर है, दोनों बराबर है। तो यही तो हमारा कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यही हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जितना आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना ही आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। इट मीन्स आप जिस पोजीशन में हैं आप उसी पोजीशन में रहना चाहेंगे। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे आप, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेंगे आप। यदि हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, और चूंकि रेस्ट में है तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी हमारा 0, मतलब कि दोनों का वैल्यू क्या है, 0 0 बराबर है, यानी कि u बराबर v है। उसी प्रकार से यदि हम मोशन में है तो मेरा भी अपने बॉडी का कुछ वेलोसिटी होगा, और चूंकि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे। तो मेरा मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेंगे, इसका मतलब हो गया कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेंगे, हम बदलना नहीं चाहेंगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो यही था हमारा u जो है वो v के बराबर होगा। यही हमारा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, u इक्वल्स टू v। लेकिन ये आया कैसे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, चलिए यही हम लोगों का आज टॉपिक था, पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या समझते हैं, F इक्वल्स टू ma आप समझते हैं, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ तो हमारा यही कहता है F इज इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पे क्या समझिए आप, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, लेकिन इसी में हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी छुपा हुआ है। कैसे, अब समझिए ध्यान से। मेरा बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसका मतलब है कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि यदि मेरा बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मेरा बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसका मतलब है कि बाहर से पीछे से कोई फोर्स हमको नहीं लगा रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स कितना है, 0। उसी प्रकार से यदि मेरा बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। अब मेरा बॉडी मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाह रहा है, वो रुकना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब मेरे बॉडी पे दोबारा फोर्स कोई लगा रहा है क्या, नहीं लगा रहा है, क्योंकि यदि हम मोशन में हैं कोई फोर्स लगाएगा तभी हम रुकेंगे ना, या फिर कोई और जोर से धक्का मार देगा तभी हम आगे और बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, हम रेस्ट में है तो दोबारा रेस्ट में ही है। क्यों, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगा रहा है मेरे ऊपर। कोई फोर्स लगाता तो रेस्ट से हम मोशन में आ सकते थे, लेकिन क्या कोई फोर्स लगाया, नहीं लगाया। उसी प्रकार से यदि हम मूव कर रहे थे तो हम मूव करना ही चाहेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि मोशन में है तो मोशन में रहना चाह रहे हैं। कोई फोर्स लगा रहा है यहाँ पे भी, नहीं लगा रहा है, इसका मतलब फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट F इज इक्वल्स टू 0। फोर्स को हमने 0 क्यों माना, क्योंकि भाई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, और रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं इसका मतलब है कि मेरे बॉडी के पीछे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। उसी अच्छा फोर्स लगाता तभी तो हम रेस्ट से मोशन में आते, लेकिन कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा है, रेस्ट में तो रेस्ट में ही हम रहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से
कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो दोबारा वो मोशन में रहना चाहेगा। वो मोशन से रेस्ट में कब आएगा? जब कोई फोर्स लगाएगा। लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मोशन में है तो भाई मोशन में ही रहना चाहेगा। इसका मतलब कि वहां पे भी कोई फोर्स उसको नहीं लगा रहा है। तो फोर्स को आप क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट कीजिए। फोर्स को आपने 0 माना तो F के जगह पे आप क्या लिखो? 0 लिखो, इक्वल्स टू ma लिखो आप, ठीक है। अब m को आप इधर लेके आइए तो 0/m बराबर a हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या? 0 इक्वल्स टू a। यहाँ पे a हमारा क्या डिनोट करता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? v माइनस यू बाई टी। अब इस t ये हमारा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई t इक्वल्स टू v माइनस यू। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो 0 बराबर v माइनस यू। माइनस में आपका कौन सा? u। इसको आप इधर लेके आ जाइए, किस में हो जाएगा? प्लस में। तो क्या u बराबर v आ गया? और यही आपको तो साबित करना था, और यही हमारा कहलाता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसका मतलब कि जितना इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही फाइनल वेलोसिटी होगा। इसका मतलब हो गया सिंपल सा कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाह रहा है। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी ही उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब कि वो अपना कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, बराबर गति से वो मोशन में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया। या फिर कोई चीज रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी उसका 0 है, दोनों बराबर है। इट मीन्स u बराबर भी हमारा होता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या उसमें ऐसा कुछ आया था? नहीं आया था। ये हमारा कहाँ से निकला? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकला। तो इसको आप याद रखिएगा, और यही है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही कहलाता है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, और ये हमारा प्रूफ हो गया u बराबर v, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि बताओ न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे इंक्लूड किया हुआ है, तो अब आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। हालांकि बताने का तो आप इसको एक्सप्लेन करके बता ही दीजिएगा, लेकिन जब प्रूफ करने के लिए कहे मैथमेटिकली तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ करके भी बता सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो अब यहाँ से आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला भी मिल गया, u बराबर v होता है। तो अभी तक ना फिलहाल आपके पास 2 फॉर्मूला आया, सॉरी 2 नहीं 3 फॉर्मूला आ गया। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ u बराबर v, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, और जब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने मोमेंटम भी पढ़ा था। तो मोमेंटम मतलब स्मॉल p बराबर m v। तो ये 3 फॉर्मूला अभी फिलहाल आपके सामने आया है, और इन तीनों को हम लोगों ने डीपली एक्सप्लेन किया है, हम लोगों ने समझा भी है। चलिए, अब इसके बाद अब आ जाइए आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और यही हमारा आज का मेन टॉपिक था। हालांकि ये थोड़ा सा बीच में हमारा रह रहा था, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग अपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। देखिए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों लॉ ऑफ मोशन से आसान है। आपने जो कुछ भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा, उससे कई गुना ज़्यादा आपका आसान है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल आसान है। इसको ना बताया जाता है जैसे को तैसा, और इसमें कुछ नहीं है। मतलब कि आप बुरा करोगे आपके साथ भी बुरा होगा, आप अच्छा करोगे आपके साथ भी अच्छा होगा। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, टीट फॉर टैट, मतलब कि जैसा को तैसा, वही चीज़ है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, वही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। चलिए समझिए इसका मतलब होता है क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। पहले ना ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, पहले आप इसको समझिए ये है क्या। इसमें कहा गया है when an object exerts a force on another object, the second object also exerts a force back on the first object। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि हम एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है,
और ये हमारा व्हाइट बोर्ड एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि हम भी क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके ऊपर बहुत ही जोर से फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हम इसको उधर से उधर धक्का मार रहे हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं, ये भी उतना ही फोर्स आप पे भी लगा रहा है। फोर्स का मतलब, अच्छा फोर्स का ऐसा यूनिट कितना, क्या न्यूटन। मान लीजिए यदि हम 50 न्यूटन का फोर्स इसको लगा रहे हैं इसके ऊपर और इसको बहुत जोर से उधर धकेल रहे हैं, तो 50 न्यूटन का फोर्स ये मेरे ऊपर भी लगा रहा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यदि हम इसको 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये धकेला क्यों नहीं रहा है उधर। जैसे मान लीजिए कि यदि मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा हो और यदि हम उसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे धक्का मार दे, वो पीछे चल जाएगा। लेकिन फिर सवाल है कि सर आपने जब इसके ऊपर फोर्स लगाया 50 न्यूटन का और ये भी आपके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो फिर ये आखिर आपका हिला क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं गिरा, या फिर उधर क्यों नहीं गिर गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है मास का। ये हम लोग थोड़ा देर 10 मिनट के बाद समझेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा नहीं समझेंगे तब तक आप मास का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं समझ पाएंगे। वो भी समझेंगे हम, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, एक बार दोबारा समझिए बहुत अच्छे तरीके से। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही फोर्स रिवर्स के तौर पे आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी कि जैसा को तैसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। When an object exerts a force on another object, जब कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि हम यदि इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो द सेकेंड ऑब्जेक्ट, नहीं ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट था, ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट, तो ये भी हमारे बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। यही था हमारा। अच्छा अब कई बार क्या होता है ना, बच्चों को ये वाला स्टेटमेंट याद नहीं हो पाता है, ऊपर वाला। कोई बात नहीं है, इसके लिए आपके लिए इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास एक और छोटा सा स्टेटमेंट है, ये वाला केवल इसको देख लीजिएगा आप लोग। मतलब कि ये ऊपर वाला स्टेटमेंट इतना बड़ा आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप ये वाला स्टेटमेंट याद कर लीजिए। क्या है ये स्टेटमेंट? कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ का सिंपल वाला डेफिनेशन। हालांकि थोड़ा सा लंबा वाला कॉम्प्लेक्स वाला ये ऊपर वाला है, इससे छोटा वाला हमारा ये है। इसका मतलब समझिए, एक्शन का मतलब जो फोर्स हम लगाएंगे, और रिएक्शन का मतलब जो उधर से मेरे ऊपर लगाएगा। तो वही चीज में लिखा गया था, लेकिन इसको बस क्या कर दिया गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता दिया गया कि हाँ ऐसा इसमें होता है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब भी समझिए, इक्वल और अपोजिट दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसके ऊपर एक्शन लगा रहे हैं। और आपको मालूम है ऊपर वाला स्टेटमेंट से आपको पता चल गया कि उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन कहलाएगा, उधर से जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है ये बोर्ड, वो हमारा रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक्शन और रिएक्शन समझ में आ गया। आप जो फोर्स लगाइएगा वो एक्शन, उधर से जो आपको फोर्स मिलेगा वो आपका रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे दो वर्ड था हमारा, इक्वल और अपोजिट। इक्वल का मतलब हो गया कि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो आपके बॉडी पे भी लगाएगा। ये हमारा इक्वल का मतलब हो गया। अपोजिट का मतलब क्या है? यहाँ पे अपोजिट का मतलब है डायरेक्शन। आप धक्का मार रहे हैं इधर से उधर की ओर, लेकिन वो धक्का मारेगा उधर से इधर की ओर। यही था हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, ये वाला टर्म स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं फिर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ में यदि आपको बहुत कुछ याद ना रहे तो सिंपली आप इतना याद रखिएगा कि जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही फोर्स वो मेरे बॉडी पे भी लगाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ को परफॉर्म करने के लिए आपके पास हमेशा दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
एक आप खुद होंगे और आपका कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कोई दोनों ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यदि दो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आप किसी के ऊपर फोर्स लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। या फिर सामने वाला क्या आपके ऊपर फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। मतलब कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा पाए, वो मेरे ऊपर फोर्स लगा पाए, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है, तभी तो हम फोर्स लगा पाएंगे, या फिर वो भी मेरे ऊपर फोर्स लगा पाएगा। तो हम भी एक ऑब्जेक्ट है और सामने वाला भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन दोनों होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है? दो, मिनिमम दो, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। यही था हमारा इसमें। एक्शन मतलब वही बात है जो हमने फोर्स लगाया, रिएक्शन का मतलब जो हमको उधर से मिला। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है दीज टू फोर्सेस, कौन सा दो फोर्स का बात हो रहा है? ये एक्शन और रिएक्शन का, मतलब कि ये एक्शन और रिएक्शन का बात कर रहा है। और ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हमने आपको बताया है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, बहुत सारा हो सकता है इसमें हमारा। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू में सेम होगा, इक्वल होगा। मतलब कि हम यदि 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो भी मेरे ऊपर 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन हमारा क्या होगा? अपोजिट होगा। चलिए इसका ना हम थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे ये एक बॉक्स है, एक हमारा बॉक्स है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, समझ लीजिए ये एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। ये बच्चा क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, और ये भी फोर्स लगा रहा है कितने का? चलो मान लो 20 न्यूटन का। इधर से उधर ये धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये बच्चा यदि फोर्स लगा रहा है इस बॉक्स पे और धक्का मार रहा है, तो बॉक्स हमारा इधर से उधर मूव कर जाएगा। बिल्कुल मूव कर जाएगा यदि धक्का मार रहा है तो, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर यदि ये बच्चा बॉक्स पे फोर्स लगा के उसको उधर धकेल रहा है, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है। अब इस बच्चे पे 20 न्यूटन का रिवर्स में फोर्स कौन लगाएगा? क्योंकि थर्ड लॉ तो यही कहता है कि यदि हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इधर से उधर, तो उधर से भी मेरे तरफ कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सर कोई दिख ही नहीं रहा हमको, कैसे लगेगा आप जरा बताइए आप। मतलब कि इस बॉक्स पे हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इधर से उधर की ओर, तो मेरे ऊपर भी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे ऊपर फोर्स लगाने वाला कौन है बताइए? कोई तो दिख नहीं रहा हमको इधर, बॉक्स है, सही बात है। लेकिन और यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। याद कीजिए अपना क्लास 8 आपने पढ़ा था एक फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? अब आपको मालूम है कि यदि हम इसको इधर से इधर धक्का मार रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, और वो भी कितने का लग रहा होगा? 20 न्यूटन का लग रहा होगा, क्योंकि थर्ड लॉ तो यही कहता है जितना हम लगाएंगे फोर्स उतना ही हमको उधर से फोर्स मिलेगा। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और ये हम फोर्स वो वाला लगा रहे हैं जो कि हम मस्कुलर फोर्स आप बोल सकते हैं, जो हम धक्का मार रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर यदि हम इस बॉक्स पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, उधर से भी मेरे बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मेरे बॉडी पे मत समझो, चलो आप इस बॉक्स पे लेके समझो। यदि हम इस बॉक्स पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉक्स पे 20 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा बैलेंस फोर्स हो गया। याद कीजिए अपना सबसे पहला वाला क्लास, 20 न्यूटन का फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स उधर से भी लग रहा है, ये तो बैलेंस फोर्स हो गया। फिर सवाल है कि सर फिर ये बॉक्स मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है, मूव नहीं करता है। फिर ये मूव क्यों कर रहा है सर? आपके मन में जब ये सवाल आया, अच्छा आप इसको ऐसे भी समझिए। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास ना ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है,
हम इसको ऐसे धक्का मार रहे हैं उधर की ओर, और इस पर हम धक्का मार रहे हैं 10 न्यूटन का। तो हम यदि धक्का इस बॉक्स पे लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो ये बॉक्स यानी कि ये बोतल भी मेरे हाथ पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा? 10 न्यूटन का लगा रहा होगा। फिर सवाल है कि सर आपने 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, इस बोतल ने भी आपके हाथ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसके बावजूद भी ये बोतल मूव क्यों किया? जबकि बैलेंस फोर्स में तो मूव नहीं करता है ऑब्जेक्ट हमारा। क्या ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है कि नहीं? बिल्कुल है। बैलेंस फोर्स का मतलब है जितना आप फोर्स लगा रहे हैं इधर से, उतना ही फोर्स आपको उधर से लग रहा है। फिर सवाल है कि ये बॉक्स मूव क्यों किया? यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट चालू होता है मास वाला। मास वाला कॉन्सेप्ट अब बताएंगे। देखिए मास वाले कॉन्सेप्ट में ना आप यहां पे ऐसे ये समझिए, ये बॉक्स मेरा मूव इसलिए कर जा रहा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? इसका मास अच्छा सॉरी ज्यादा नहीं है, बल्कि मेरे बॉडी के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए ये मूव कर जा रहा है। उसी प्रकार से यदि ये दोबारा बोतल का एग्जांपल आप समझिए, हमने 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, इसने भी मेरे हाथ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मतलब यहाँ पे बैलेंस फोर्स है। बोतल को मूव नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी मूव क्यों किया? क्योंकि इसका मास मेरे बॉडी के कंपैरिजन में कम है। मास केवल कम है, लेकिन फोर्स तो हमने जितना लगाया उन्होंने भी मेरे पर फोर्स उतना ही लगाया, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से ये आराम से मूव कर गया। ठीक है ना? अच्छा अब यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल आप लीजिए कि यदि मैंने इस बोर्ड पे धक्का मारा 50 न्यूटन का, तो ये भी मेरे ऊपर कितना 2 न्यूटन का मारा होगा धक्का? 50 न्यूटन का। फिर सवाल है कि सर ये दीवार गिरा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे मास से इसका मास ज्यादा है। ठीक है ना? अच्छा अब इसका एग्जांपल आप और ऐसे समझिए, उधर से ना बहुत मोटा तगड़ा लंबा हट्टा कट्टा हाथी आ रहा था उधर से। ठीक है, हम उसको ऐसे रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, हम रोकने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स उस पर लगा रहे हैं, और चूंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि यदि आप हाथी पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो हाथी भी आप पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है कि हाथी को वहां पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी हाथी हमको पीछे धकेल देगा। बताइए क्यों? बिकॉज ऑफ देयर मास, क्योंकि उसका मास ज्यादा है और मेरा मास कम है, इसीलिए हमको धक्का मार देगा। ठीक है ना? लेकिन उसी प्रकार से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पे हैं और हमसे ना कोई एक छोटा सा बच्चा है जो कि ऐसे वाला गेम खेल रहा है कि कौन किसको धकेल पा रहा होगा। वो बच्चा 5 क्लास में मान लीजिए, तो जितना न्यूटन का फोर्स हम उस पर लगा रहे होंगे वो उतना ही वो मेरे ऊपर लगा रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको पीछे धकेल देंगे क्योंकि उसका मास कम है। तो जिसका मास कम होगा वो आराम से धकेला जाएगा, लेकिन फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों पे ऊपर बराबर होगा। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमारा यही था न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक सवाल जो बड़ा ही कॉमन आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि जब एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होता है तो कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर मास, क्योंकि उसके मास की वजह से वो मूव कर पा रहा है। मास ज्यादा होगा तो मूव नहीं कर पाएगा, मास कम होगा तो मूव कर जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक्शन और रिएक्शन यानी कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से, इसका एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे। हाँ समझिए, एक तो हमने आपको ये वॉल वाला एग्जाम्पल दे दिया, दीवार वाला, कि भाई क्यों नहीं वो हिल रहा है ना? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, मेरा मास कम है। आगे बढ़ते हैं। फिर कभी आप बालू में चले हैं, बालू में जब आप चलते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है ना कि कोई पीछे खींच रहा है हमको, उतना आप फास्ट मूव नहीं कर पाते बालू में। इसका मतलब है कि जितना न्यूटन का फोर्स आप अपने पैरों पर लगा के आगे बढ़ना चाह रहे थे, उतना ही वो आपके ऊपर फोर्स लगा के पीछे आपको खींचना चाह रहा था। लेकिन चूंकि आपका मास बालू के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए आप आगे मूव करके उसको पैर से कचूलते हुए, है कि नहीं? चलिए उसके बाद फिर और एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूँ इसका, तो स्विमिंग पूल का है। स्विमिंग पूल में जब आप तैरते हैं, स्विमिंग पूल में जब आप तैरते हैं, देखिए आप तैरने में क्या करते हैं, बेसिकली आप अपना हाथ इस तरीके से करते हैं,
फिर ये वाला हाथ ऐसे करते हैं। आप अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप फोर्स लगा के पानी को पीछे खींच रहे हैं। तो जितना फोर्स आप पानी पे लगा रहे होंगे उतना ही पानी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है कि नहीं? दोनों बराबर है। लेकिन इसके बावजूद भी आप आगे बढ़ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मास पानी के कंपैरिजन में ज्यादा है। अच्छा, पानी के कंपैरिजन मतलब क्या? पूरा समुद्र का, सॉरी, यदि आप नदी में तैर रहे हैं तो क्या नदी का पानी? पूरा नहीं, जहां तक आपका सरफेस एरिया कवर किया है वहां तक का केवल बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बंदूक। आपने कभी गौर किया है, जो आर्मी लोग होते हैं, जो आर्मी में ट्रेनिंग व्रेनिंग जिसका होता है, वो कभी भी जब फायरिंग करते हैं ना, तो बंदूक का जो वो पीछे वाला हिस्सा होता है वो हमेशा उसके कंधे से सटा हुआ रहता है ऐसे। उसके बाद वो फायर करते हैं। वो क्यों यहाँ पे अटका हुआ रहता है उसके कंधे से? बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी बंदूक का वो गोली छोटा सा बाहर निकलता है ना, जिस स्पीड के साथ वो बाहर निकल रहा होता है उतना ही स्पीड से आपका बंदूक पीछे झटका मारता है। क्यों? क्योंकि एक्शन जितना होगा उतना ही उसका रिएक्शन होगा। तो जैसे ही बंदूक में आपने फायर किया, बंदूक से बुलेट आपका बाहर निकला, गोली आपका बाहर निकला, जिस स्पीड से वो बाहर निकला उसी स्पीड से वो आपके शरीर को पीछे धकेलेगा। लेकिन इसको आप यहाँ पे ऐसे अटका के रखते हैं, इसका मतलब है कि आपका कंधा इस बंदूक को पीछे जाने नहीं दे रहा है। और कभी भी आप गौर कीजिएगा तो आर्मी सबका जो ट्रेनिंग होता है, आर्मी का, पुलिस सबका, उन सभी को कहा जाता है कि पहले अपना एक कंधा मजबूत करो, क्योंकि कंधा मजबूत है तो आप कितना भी लगातार खड़े खड़े फायरिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है कि नहीं? वही चीज़ इसमें हमारा होता है। तो और इसमें हमारा तो कोई, अच्छा एक और इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, रॉकेट जब हम लोग लॉन्च करते हैं, जैसे अभी हमारा फिलहाल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, आपने देखा जब जैसे ये हमारा मान लीजिए रॉकेट है, जब ये ऊपर की ओर भागता है तो कितना ज़्यादा वो नीचे धुआं छोड़ता है। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से वो ऊपर भागना चाह रहा है, मतलब कि जितना फोर्स वो ऊपर लगाने में जाने में लगा रहा है उतना ही फोर्स वो नीचे भी लगा रहा है, और उसका धुआं इतना भयंकर होता है कि पूरा फैल जाता है। तो जितना वो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा उतना ही नीचे फोर्स लगा रहा होगा, और चूंकि मास उसका रॉकेट का ज़्यादा होता है इसलिए ऊपर भाग जाता है। तो यही था हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें कोई डाउट किसी को है तो पूछ लीजिए। तो इसमें सिंपल सा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको ये याद रखना है कि जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही वो मेरे ऊपर लगाएगा। यही है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब वहां पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है मास का, ठीक है ना? मास का मतलब हो गया कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो कम वाले मास को धकेल देगा, ऑब्वियस ये बात है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और यहीं पे हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। और ये हमारा, इसको याद रख लीजिएगा, जरूरी इंपॉर्टेंट था ये। और अगले वाले क्लास में हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना? तो उसको हम लोग खत्म कर लेंगे अगले वाले क्लास में, और फिर उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर को, यानी कि न्यूमेरिकल्स को खास करके सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।